अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब यहाँ हमने पार्ट फर्स्ट यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर पार्ट टू स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है, द प्लानेट एंड ओवरव्यू। ठीक है, अब ये हमारा इसका पार्ट टू है क्योंकि ये चैप्टर बड़े हैं इसलिए हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हमारा पार्ट टू की स्टार्टिंग क्या है? द प्लानेट, प्लानेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रह के बारे में, ग्रहों के बारे में। द वर्ड प्लानेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स वंडरर। अभी मैंने ये पहले ही बताया था, जो प्लानेट वर्ड है वो कहाँ से बनाया गया है? ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या है? वंडरर, यानी घूमने वाले, घुमक्कड़, जो घूमते रहते हैं। तो प्लानेट घूमते रहते हैं किसकी चारों तरफ? सूरज की चारों तरफ, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? वेंडरर, यानी प्लानेट। वेंडरर तो ग्रीक में कहते हैं, तो इसी वर्ड से बनाया गया है प्लानेट वर्ड। These planets keep wandering in fixed planet called orbit unlike the star। और ये प्लानेट जो है किसके, कहाँ पर घूमते रहते हैं? ऑर्बिट पे, अपने फिक्स पाथ पर घूमते रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हम ऑर्बिट कहते हैं। अनलाइक द स्टार्स, किसकी तरह नहीं? तारों की तरह नहीं। तारों का क्या है? उनका कोई फिक्स पाथ नहीं है, कहीं भी किधर भी भाग रहे हैं, किधर भी अपनी जगह बदल देते हैं। ठीक है, डेट अपेयर टू बी स्टेशनरी, मतलब ये कह रहे हैं जो हमें तारे दिखते हैं एक जगह रुके हुए दिखते हैं, या अगर वो मूव भी करते हैं तो हमें मूवमेंट उनका दिख रहा नहीं है। ठीक है, तो वो एक जगह हमें क्या हो रहा है? हमें वो रुके हुए मिलते हैं। और जो हमारे प्लानेट हैं वो उनकी तरह नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और अपनी परमानेंट उनकी एक पाथ है जिस पे उन्हें चलना रहता है। ठीक है, तो उस पाथ को हम क्या कहते हैं? उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट, जिस पाथ पे वो, जिस रास्ते पर चलते हैं। दीज ऑर्बिट आर स्फेरिकल इन शेप, और जो ऑर्बिट हैं किस शेप की होती है? स्फेरिकल शेप की होती है। प्लानेट हैव नो हीट और लाइट ऑफ देयर ओन बट दे रिफ्लेक्ट द सन ऑफ लाइट ऑफ द सन। ये कह रहे हैं जो प्लानेट हैं, जितने भी प्लानेट्स हैं, उनकी अपनी कोई लाइट नहीं है, अपनी कोई रोशनी नहीं है, ना उनकी कोई टेम्परेचर है, ना हीट है। वो कहाँ से आता है? सूरज की वजह से हमें लाइट मिलती है। जितने भी प्लानेट हैं, ठीक है, उनकी सूरज की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से ही हमें हीट मिलती है, टेम्परेचर मिलता है। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दीज प्लानेट आर, अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो सबसे करीब कौन सा है? मरकरी। फिर उसके दूर कौन सा है? वीनस, मतलब सूरज के सबसे करीब कौन सा है? मरकरी। फिर उससे दूर है वीनस, फिर अर्थ है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो। ठीक है, प्लूटो जो है बहुत दूर हो गया है, तो अब क्या है? इसे दूर हटा दिया गया है, इसे अब गिनते नहीं है, तो ये नेपट्यून तक ही पढ़ते हैं। Pluto, earlier considered to be a planet, was reclassified as a dwarf planet in 2006 by the International Astronomical Union। IAU के हिसाब से, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हिसाब से, जो प्लूटो है वो बहुत डॉर्फ यानी छोटा प्लानेट माना गया 2006 में, और दूर चला गया वो, इसकी डिस्टेंस उसकी बहुत दूर हो गई। तो क्या हुआ? IAU ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे क्या कह दिया? इसे प्लानेट से हटा दिया। ठीक है, 9 प्लानेट से इसका 8 प्लानेट कर दिए। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लानेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब हम इसके मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून सीरीज़ में कैसे याद रखेंगे? पहला मरकरी, दूसरा वीनस है, फिर तीसरा अर्थ है। तो इसके लिए क्या दिया है यहाँ पर? निमोनिक्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, याद रखने का तरीका दिया है, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। अगर आपको ये लाइन याद है तो आपको याद होगा कि माई से एम आ रहा है, यानी एम से क्या है? मरकरी। फिर माई वेरी, वेरी है तो वी से क्या है हमारा? वेरी, तो वी से क्या होगा? वीनस। तो इससे हमें पता चल जाएगा दूसरा कौन सा है। ई से क्या है? एफिशिएंट, तो ई से क्या है? अर्थ। तो तीसरा हमें पता चल गया है, तीसरा क्या है हमारा? अर्थ है। तो हमें सीरीज याद हो जाएगी। ठीक है, लाइन बाई लाइन याद हो जाएगा। तो इस लाइन को याद करके क्या होगा? हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें सीरीज याद हो जाएगी। प्लानेट आर स्फेरिकल इन शेप बट वेरी इन कंपोजिशन एंड साइज। जो प्लानेट हैं वो अलग शेप, स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के, बॉल के शेप के होते हैं, मगर कंपोजिशन और साइज़ में, मतलब उसके अंदर चीज़ें क्या है, कंपोजिशन क्या है उसका, और उसका जो साइज़ है, उसके जो साइज़ है उसमें क्या है? आपस में डिफरेंस है, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग कंपोजिशन के। दे आर ओपेक बॉडीज़ विद नो हीट और लाइट ऑफ देयर ओन। प्लानेट क्या है? ओपेक बॉडीज़ है। ठीक है, जिसकी अपनी कोई हीट नहीं है, ना ही कोई अपनी लाइट है। कहाँ से आती है वो सब लाइट? सूरज से। ठीक है, हीट कहाँ से आती है? वो भी सूरज से। दे आर विजिबल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। और ये हमें दिखते क्यों हैं? क्योंकि ये सूरज की रोशनी को, सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस एट डिफरेंट स्पीड। और ये अलग अलग स्पीड पे, हर प्लानेट अपनी अपनी अलग अलग स्पीड से रोटेट करते हैं अपनी एक्सिस पर। ऑल प्लानेट एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस स्पिन इन द सेम डायरेक्शन। All planet except Venus and Uranus spin in the same direction on their axis। अगर हम बात करें मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न,
नेपट्यून, इन सब को छोड़कर जो वीनस और यूरेनस हैं ये अलग डायरेक्शन में घूमते हैं। ये वीनस एंड यूरेनस को छोड़कर जितने भी प्लानेट है वो सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मरकरी ऐसे जा रहा है और बाकी प्लानेट सारे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो वीनस और यूरेनस कैसे घूमते हैं? उल्टा घूमते हैं इसके, ठीक है। इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। नेक्स्ट क्या है? आउट ऑफ द 8 प्लानट ऑफ अवर सोलर सिस्टम द फर्स्ट 4 आर इनर प्लानट। अब 8 प्लानट के अंदर जो 4 प्लानट आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम इनर प्लानट कहते हैं। जो शुरू के 4 प्लानट है उन्हें हम क्या कहते हैं? इनर प्लानट। और इनर प्लानट के नाम क्या है? जैसे मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स, ये क्या कहलाते हैं? 4 प्लानट शुरू के जो हैं इनर प्लानट। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, ये किससे बने? पत्थरों से बने हुए हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड, जिसकी वजह से ये क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लानट। इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लानट भी कहते हैं। द आउटर प्लानट्स इंक्लूड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और जो आउटर प्लानट में आते हैं जिन्हें हम आउटर प्लानट कहते हैं उसमें क्या क्या आता है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये 4 प्लानट, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? आउटर प्लानट। दे आर मेनली गैसियस इन नेचर, ठीक है। ये क्या है? ये गैसियस है नेचर में। गैसियस मतलब इसमें गैसेस भरी हुई हैं, ये पत्थरों से नहीं गैसेस से भरे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एन आर कॉल्ड जोवियन प्लानट। ये किससे बने हैं? पत्थरों से, तो इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लानट कहते हैं। ये किससे बने हैं? गैसियस से, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? जोवियन प्लानट, ठीक है। और ये क्या है? आउटर प्लानट यानी बाहर के प्लानट। लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑफ दीज प्लानट। अब इन सभी प्लानट के थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं, क्विक लुक देखते हैं, इसके ऊपर देखते हैं क्या है, कौन सा प्लानट कैसा है, ठीक है। पहला क्या है हमारा? मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लानट है मरकरी। इट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जैसे हमारा है अर्थ का। इट लाइज क्लोजेस्ट टू द सन एंड हैज़ द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट अराउंड द सन। ये सूरज के चारों सबसे करीब है और इसका जो ऑर्बिट है, उसका जो रास्ता है, बहुत छोटा है। अब ये बताओ, मैंने एक ऐसे लिया, ये सन है हमारा, ठीक है, एस बना दे रहा हूँ मैं सन। मैं कह रहा हूँ एक आप यहाँ से घूमें, मैंने कहा ये एक ऑब्जेक्ट है, ये के लिए एक पत्थर है, उसके यहाँ पर आप घूमें और यहाँ पर आपका दोस्त घूमा, तो कौन ज़्यादा दूर घूमा? किसने ज़्यादा लंबा चक्कर लगाया? इसने। क्यों? क्योंकि दूर था। तो मरकरी क्या है हमारा? अर्थ सन के करीब है, जिस वजह से इसकी जो ऑर्बिट है, इसका जो रास्ता है वो छोटा होता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं इट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, और 88 दिन के अंदर ये पूरा चक्कर लगा लेता है सन के चारों तरफ। एंड नियरली 59 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन, और 59 डेज लगाता है अपनी जगह पर इस तरह से घूमने में, ठीक है, इस तरह से घूमने में। इट्स सरफेस हैज़ मैनी क्रेटर्स लाइक दोज ऑन अवर मून, और इसकी भी सरफेस पर, इसकी भी सतह पर, इसकी भी ज़मीन पर क्या है? बहुत ज़्यादा क्रेटर्स हैं, मतलब वही गड्ढे हैं बड़े बड़े, जो किसकी वजह से होते हैं? पत्थरों के बड़े बड़े पत्थर जब आके टकराते हैं ज़मीन पर, मतलब जैसे कि अब चांद की ज़मीन पर टकराए तो वहाँ पर गड्ढे हो गए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेटर्स। तो मरकरी पर भी चांद की क्रेटर्स की तरह इस पर भी क्रेटर्स हैं। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लानट। इट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर दैट हाइड्स इट्स सरफेस फ्रॉम व्यू। ये कह रहे हैं वीनस क्या है? सबसे गर्म प्लानट माना जाता है। क्यों? इट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। दैट हाइड इट्स सरफेस फ्रॉम व्यू, जिसकी वजह से इसका सरफेस दिखाई नहीं पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से। A blanket of sulfuric clouds and gases in its atmosphere trap its heat just as the glass roof of a greenhouse prevent the heat accumulate in the day। अब ये कह रहे हैं, अभी हमने क्या बताया, इसके अंदर क्या पाई जाती है? यहाँ पर कौन सी गैस बताई अभी आपको हमने? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या है? ब्लैंकेट है, एक तरह की चादर है, चादर की तरह पूरे में क्या फैली हुई है? सल्फ्यूरिक की क्लाउड, यानी सल्फ़र जो होता है, सल्फ़र हमारा क्या है? एक, ये समझ लिए, एक एलिमेंट है जो हमारे क्लाउड, जिसके बादल, इसके बादलों में पूरा फैला हुआ है ये सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक क्लाउड मतलब सल्फ़र के बादल। एंड गैसेज, और डिफरेंट गैसेज हैं इसके अंदर, इसके एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या होता है? इसकी ये हीट को ट्रैप करके रख लेता है, मतलब इसके अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है। जैसे अब मैंने एक कमरा लिया, जैसे हमारा एसी का रूम होता है, तो उसमें क्या करते हैं? हम अपने रूम को बंद कर देते हैं कि वहाँ की ठंडक बाहर ना चली जाए, तो इसी वजह से वहाँ पर सल्फ्यूरिक क्लाउड है, मतलब सल्फ़र के और डिफरेंट गैसेस के बादल हैं, ठीक है। या ये समझ लिए एक तरह की चादर है, एक लेयर बनी हुई है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर की गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है, उसके अंदर की रोशनी बाहर नहीं उसके अंदर की गर्मी बाहर नहीं आ पाती, इसी वजह से क्या है? ये हॉटेस्ट प्लानट में आता है। एंड
ट्रैप इट्स हीट जस्ट एज द गिलास रूफ। और कैसे वो रोक देता है, हीट को कैसे रोक देता है, ट्रैप कर देता है। जैसे कि गिलास रूफ होती हैं ऑफ अ ग्रीन हाउस प्रिवेंट द हीट एक्यूमुलेटेड इन द डे। जैसे कि आपने कुछ पेड़ पौधे होंगे देखे होंगे जिसके ऊपर कांच के पूरे छत ढकी होती है। क्यों? कुछ एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा धूप होती है वहाँ पर कांच के एक ग्रीन हाउस बनाया जाता है जिसके अंदर प्लांट उगाए जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो ज़्यादा वो क्या करता है, जितनी रोशनी लेनी होती है उतनी रोशनी लेता है, बाकी रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, या उसे ट्रैप कर देता है, आने से रोक देता है कि प्लांट पर सूरज की उसकी रेडिएशंस ना आ पाएँ। तो इसी तरह से ग्रीन हाउस प्रिवेंट जो होता है उसी तरह से ये भी क्या करता है, उसकी रोशनी हीट को बाहर नहीं निकलने देता है, वीनस की हीट को, जिसकी वजह से उसकी गर्मी अंदर ही रह जाती है और वो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है इसे। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई सीन विदाउट अ टेलीस्कोप एंड ऑफन रिफर टू एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। और वीनस को क्या कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा चमकदार ऑब्जेक्ट है, पूरा सबसे ज़्यादा चमकदार जो माना जाता है स्काई के अंदर, बादलों के अंदर क्या है ये, वीनस। इसे हम बिना टेलीस्कोप के देख सकते हैं और इसे क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है इसे। वीनस इज़ आइडेंटिकल टू द अर्थ इन साइज़। और जो वीनस है हमारा वो अर्थ के साइज़ के लगभग बराबर ही है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड अर्थ ट्विन। तो इसी वजह से इसे जो है अर्थ का ट्विन कहते हैं, अर्थ का जुड़वा कहते हैं वीनस को। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ नियरली जो है तकरीबन अर्थ के जैसा ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अर्थ ट्विन, अर्थ का जुड़वा। नेक्स्ट क्या है हमारा, अर्थ। अर्थ इज़ अवर होम प्लानट। अर्थ हमारा क्या है, होम प्लानट है, जिस पर हम रहते हैं, जो हमारा घर है। इट एटमॉस्फेयर इज़ रिच इन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो किस में रिच है, इसमें क्या क्या पाई जाती है, मतलब अमीर है, रिच कहते हैं अमीर, मतलब जब भरा हुआ, ऑक्सीजन से भरी हुई है और नाइट्रोजन से भरी हुई है। 71% ऑफ इट इज़ कवर्ड विद वाटर। और 71% इसके अंदर क्या है, वाटर है, पानी है। एंड इट इज़ द ओनली प्लानट विच इज़ नोन टू हैव लाइफ ऑन इट। और यही एक ऐसा प्लानट है जिस पे अभी तक मालूम चला है कि इस पे हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इसी पे ज़िंदा इंसान रह सकता है, इसी पे लाइफ है, इसी पे ज़िंदगी है, ठीक है। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इन साइज इन द सोलर सिस्टम। अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो सूरज के जो तीसरे नंबर पे जो करीब आता है, तीसरे नंबर पे जो आता है डिस्टेंस पे, वो कौन है, अर्थ है। और अगर साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये सोलर सिस्टम के अंदर कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे, ठीक है, इससे 4 और बड़े भी हैं इससे। इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लानट। और इसे क्या कहते हैं हम, ब्लू प्लानट। ब्लू प्लानट क्यों कहते हैं, हमने अभी बताया था, क्योंकि इसके अंदर 71% वाटर है। मार्स। अब मार्स क्या है, मार्स लुक रेड एज इट हैज़ ऑक्साइड इन इट्स। मार्स लाल कलर का दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्साइड होती है, जिसकी वजह से इसकी सॉइल में क्या होती है, ऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या दिखता है, ये मार्स जो है रेड कलर का दिखता है, लाल कलर का। एंड इट इज़ कॉल्ड रेड प्लानट। और इसे हम क्या कहते हैं, रेड प्लानट के नाम से इसे जाना जाता है। इट्स एटमॉस्फेयर इज़ वेरी थिन, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड विथ ट्रेसेस ऑफ वाटर वेपर एंड अदर गैसेज। इसका एटमॉस्फेयर इतना थिन है, इतना हल्का है कि जैसे कि मेनली इसमें क्या क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ट्रेसेस ऑफ वाटर मतलब पानी के इसमें कुछ ये ट्रेसेस मिलते हैं, या ये के लिए निशान पाए जाते हैं, कुछ मतलब हद तक पानी के निशान भी पाए गए हैं इसमें। एंड अदर गैसेज, और डिफरेंट गैसेज भी मिली हैं इसके अंदर। इट्स सरफेस इज पोक मार्क विद वॉल्केनिक क्रेटर। और उसकी जो सतह है, इसकी जो सरफेस है, इसकी ज़मीन है, वो किसके हैं, वॉल्केनिक क्रेटर्स की वजह से, जो वॉल्केनो से जो क्रेटर्स बने हैं, गड्ढे बने हैं वॉल्केनो की वजह से, उसके निशान हैं पूरे में, क्या है, पोक मार्क है, मतलब निशान बने हुए हैं। आ एयर इन मार्स इज इक्वल टू अर्थ एयर। एक साल जो मार्स का होता है वो कितने साल होता है, अर्थ के 2 साल के बराबर। मतलब हमारा जो एक चक्कर लगाता है अर्थ, वो 1 साल में लगाता है, तो ये कितने साल में लगाता होगा, 2 साल में। जो जिसे वही कह रहे हैं कि जो 1 साल यहाँ मतलब दुगना टाइम लेता है, इसलिए वो 2 साल के बराबर हो जाएगा। जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ का 2 साल मार्स पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ के 1 साल के बराबर होगा। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट इन साइज। जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा है साइज़ के अंदर, सबसे बड़ा प्लानट है। इट मास इज़ ट्वाइस देन दैट ऑफ ऑल द अदर प्लानट पुट टुगेदर। अगर सारे प्लानट को मिलाकर जो मास आएगा उसका दुगना मास कर देंगे, तब वो मास हमारा किसका होगा, जुपिटर का। यानी सारे प्लानट को मिलाकर जो मास होगा उसका 2 गुना मास है जुपिटर का। जुपिटर स्पिन मच फास्टर देन एनी अदर प्लानट। और जुपिटर की स्पीड जो है घूमने की, स्पिन करने की, अपनी जगह पर ऐसे घूमने की, वो बाकी प्लानट से बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। दैट इज़ 1 in 9 आवर
एंड 55 मिनट। और एक चक्कर कितने देर में लगा लेता है, स्पिन कितनी देर में कर लेता है ये, 9 घंटे 55 मिनट, यानी 9 घंटे 55 मिनट में ये एक स्पिन कर लेता है अपना, इतनी तेज़ ये घूमता है। सैटर्न क्या है, आप सैटर्न कौन सा है, नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा। सैटर्न हैज़ ब्यूटीफुल रिंग दैट कैन बी सीन थ्रू अ टेलीस्कोप। अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो सैटर्न में क्या दिखती हैं, ब्यूटीफुल रिंग दिखती हैं, अंगूठियाँ बनी हुई, छल्ले बने हुए दिखते हैं। दे आर मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल, ये बने किससे होते हैं, डस्ट पार्टिकल से, धूल से, पत्थरों से और बर्फ़ से, रॉक से यानी और आइस से, ठीक है। इट इज़ सच आ लाइट planet that it is said if this ring planet fell into a huge body of water it would float। ये इतना हल्का प्लानट है कि लोग साइंटिस्टों ने ये कहा है कि अगर इस प्लानट को किसी बड़े पानी में, बड़े समुद्र में अगर डाल दिया तो ये डूबने की जगह बहता हुआ चला जाएगा, इतना हल्का है ये कह रहे हैं कि जैसे हम बाल्टी में अगर हम कागज़ डालते हैं या कोई प्लास्टिक की चीज़ डालते हैं वो डूबती नहीं, तैरती है, तो इसी तरह से ये कह रहे हैं अगर हम किसी बड़े समुद्र में या किसी बड़ी जगह पर सॉरी मतलब इतनी बड़ी जगह पर जिसमें ये आ जाए तो अगर ऐसे इसे हम पानी में छोड़ दें तो ये डूबेगा नहीं, बह जाएगा, इतना हल्का प्लैनेट है, वज़न इसका बहुत छोटा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, यूरेनस है एंड वीनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अनलाइक अदर प्लैनेट। यूरेनस और वीनस जो हमारे दोनों प्लैनेट हैं ये बाकी प्लैनेट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर ऐसे प्लैनेट घूम रहे हैं बाकी तो यूरेनस और वीनस ऐसे घूमेंगे, ठीक है। विच रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो कि अनलाइक अदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट कैसे घूमते हैं, वेस्ट से लेकर ईस्ट में ऐसे, फिर इधर आ जाएंगे, फिर वेस्ट से ईस्ट, फिर इधर ईस्ट हमारा राइट साइड होता है ना, फिर यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, तो वेस्ट से ईस्ट ऐसे ऐसे घूमते हैं बाकी प्लैनेट। और ये कैसे घूमते हैं, उल्टा घूमते हैं, ठीक है, यूरेनस और वीनस। द सन एज सीन ऑन दीज प्लैनेट राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। और इसके अंदर जो सूरज हमें डूबता हुआ दिखता है, निकलता हुआ दिखता है, वेस्ट में दिखता है, उल्टा दिखता है। हमारे जो अर्थ पर दिखता है या बाकी प्लैनेट पर दिखता है, निकलता हुआ सूरज वो कहाँ से दिखता है, ईस्ट से, और डूबता हुआ कहाँ पर दिखता है, वेस्ट में। इसमें क्या होता है, वेस्ट से निकलता हुआ दिखता है, ईस्ट में डूबता हुआ दिखता है। क्यों, क्योंकि उल्टा घूम रहा है ना, इस वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। सूरज की डायरेक्शन नहीं चेंज हो गई, ये इसने घूमने की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, रोशनी की, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि सूरज इधर से निकल रहा है, इधर से डूब रहा है। नेपट्यून इज़ द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द फारदेस्ट। नेपट्यून जो है हमारा 8वां प्लैनेट है सूरज से, और ये सबसे दूर का प्लैनेट है, ठीक है, फारदेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये चौथे नंबर पे आता है साइज़ में, ठीक है। सबसे बड़ा जो चौथे नंबर पे जो बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है, नेपट्यून। इट एटमॉस्फेयर कंटेन हाइड्रोजन, हीलियम एंड सम मीथेन विच गिव इट अ ब्लूइश कलर। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन मिल जाएगा हमें, हीलियम मिल जाएगा और मीथेन मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ये इसी की वजह से क्या है, ये ब्लू कलर का है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इट इज़ फाउंड बाई रिसर्च दैट अपार्ट फ्रॉम द अर्थ मार्स प्रोबेबली प्रोवाइड अ बेटर अबॉर्ड फॉर लाइफ देन एनी अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। रिसर्च से ये पता चला है कि अर्थ पे तो ज़िंदगी गुजार सकते हैं ह्यूमन बीइंग हम लोग, मगर काफ़ी हद तक ये भी देखा गया है कि मार्स पे प्रोबेबली मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है कि हो सकता है मार्स पे भी आगे आने वाले समय में लाइफ हो, ठीक है, क्योंकि इस पे काफ़ी चीज़ें सेम पाई गई हैं, पानी मिला है, हवा मिली है, ठीक है। तो इस तरह से इसी पूरी तरह से नहीं मिली है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिली है, तो इस हिसाब से अभी भी इस पर रिसर्च हो रही है। ये कहा जाता है कि जो अर्थ से काफ़ी मिलता जुलता जो प्लैनेट है वो क्या है, हमारा मार्स है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इस पे हो सकता है आने वाले समय में इंसान जाके रहे या इस पे लाइफ हो। इवन सो द प्रोस्पेक्ट इज़ नॉट प्लेजेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मच लोअर देन एटमॉस्फेरिक एटॉप माउंट एवरेस्ट, एवरेज टेम्परेचर इज़ वेरी लो, अ डिजर्ट लाइक सरफेस एग्जिस्ट इन मोस्ट प्लेसेज विद एन ओकेजनल सैंड्रोम एंड वाटर वेरी हार्ड टू काइंड, देयर इज़ नो एविडेंस और मार्स ऑफ फ्लोरा और फिनोना। मतलब यही कह रहे हैं कि जैसे कि अगर हम एक हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है ज़्यादा प्लेजेंट नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है ये सोचना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ का अलग है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी अलग है, बहुत लो है यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर। यहाँ पर डिज़र्ट एरिया बहुत है, ठीक है, हर जगह रेत ही रेत है, और सैंड्रोम मतलब सैंड स्टॉर्म है यहाँ पर, मिट्टी के जो तूफ़ान आते हैं, धूल के जो तूफ़ान आते हैं वो हैं। वाटर वेरी हार्ड टू काइंड, यहाँ पर पानी मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलों से पानी मिलता है। डिज़र्ट लाइक सरफेस मतलब यहाँ पर रेतीली ज़मीन है यहाँ पर हर जगह, और मोस्ट प्लेसेस मतलब बहुत सारी जगह पर क्या है, यहाँ पर डिज़र्ट जैसी सरफेस है, ठीक है, रेतीली जगह है।
occasionally syndrome and water very hard to find. There is no evidence on Mars of flora and fauna. Flora मतलब flora और fauna कहते हैं हम एनिमल और प्लांट, ठीक है, जो पेड़ पौधे और जानवर हैं यहाँ पर कोई दिखे ही नहीं। तो इस वजह से कह रहे हैं अभी तक बस इस पर रिसर्च ही हो रही है, कोई जानवर नहीं मिला है, कोई पेड़ पौधे नहीं मिले हैं। तो वही कह रहे हैं अगर इंसान जाके वहाँ रहने लगेगा तो खाएगा क्या जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, और अगर जानवर नहीं रहेंगे तो हमारा इकोसिस्टम कैसे मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो बहुत सी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो अभी भी इस पर रिसर्च में बाकी हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? इन एडिशन टू द प्रिंसिपल प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट देयर आर मैनी अदर बॉडीज़ विच रोम अराउंड द सन। रोम मतलब होता है हमारा घूमना, ठीक है, इधर उधर भटकना। जो प्रिंसिपल इन एडिशन टू द प्रिंसिपल प्लैनेट के अलावा अगर हम देखें तो सैटेलाइट एंड देयर सैटेलाइट, और सैटेलाइट के अलावा देखें तो बहुत सारी अदर बॉडीज़ हैं, बहुत सारी दूसरी बॉडीज़ हैं जो कि सन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ इधर उधर घूमती हैं, ठीक है, जो कि इधर उधर भटकती रहती हैं। उन बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं इन बॉडी को। द एस्टेरॉइड्स आर समटाइम नोन एज प्लेनेटॉइड्स, और इन एस्टेरॉइड्स को हम कभी कभी क्या कहते हैं? प्लेनेटॉइड्स। These are small planet which move around the sun between a large gap of Jupiter। और इन प्लैनेटॉइड्स को, इन एस्ट्रॉइड्स को हम क्या है ये सब? ये है क्या? ये एक स्मॉल प्लैनेट हैं जो कि घूमते हैं सन के चारों तरफ। कहाँ पर? जुपिटर और मार्स के बीच का जो गैप है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, उसके बीच में घूमते हैं। दिस गैप इज़ अबाउट 547 मिलियन किलोमीटर। और ये जो गैप है जुपिटर और मार्स के बीच का वो कितना है? 547 मिलियन किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में। एंड इज़ नोन एज द एस्टेरॉइड बेल्ट, और इसे हम कहते क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट। There are thousands of rocky and metallic bodies ranging from hundred of kilometers to a few meters across। और यहाँ पर 1000 ऑफ रॉकी और मेटेलिक बॉडीज़ जो हैं क्या है यहाँ पर? रेंजिंग फ्रॉम 100 ऑफ किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर तक जो है हज़ारियों रॉक पथरीली और मेटेलिक, यानी मेटेलिक जो मेटल होते हैं, मेटल से बनी हुई क्या है यहाँ पर बॉडीज़ आपको मिल जाएंगी घूमती हुई, जो कि फ्यू मीटर्स अक्रॉस, मतलब आपस दूर, थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या है मूव करती हुई दिखेंगी, जिसकी वजह से इतने सारे एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं कि वो ऐसा लगता है कि एक बेल्ट बना ली है, एक के पीछे एक ऐसे करके पूरा गोल गोल, तो वो क्या कहता लगता है? एस्टेरॉइड बेल्ट। दे आर बिलीव टू बी डेब्रिज लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द इनर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अभी कहते हैं कि ये क्या देखा जाता है, लोग बाग ये सोचते हैं, जो साइंटिस्ट है वो ये सोचते हैं ये जो मलबा है, जो टुकड़े हैं थोड़े बहुत बचे कुचे, जैसे कि अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जो इनर प्लैनेट हैं, बीच के प्लैनेट हैं, उसके जो टुकड़े थोड़े बहुत इधर उधर टूटे होंगे, बड़े बड़े चट्टानें आप जो घूमने की वजह से उनका जो फ्रिक्शन हुआ होगा एयर का, उसमें हो सकता है कुछ टुकड़े टूट गए हों, और क्या हुआ, वो टुकड़े वही बड़े बड़े पत्थर क्या हैं निकल के आ गए हों बाहर, तो वही होंगे एस्टेरॉइड, ऐसा मानना है इनका। अब सीरेस किसे कहते हैं? सीरेस हैविंग अ डायमीटर ऑफ 670 किलोमीटर इज़ द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड। ये क्या है? सीरेस जो है ये सबसे बड़ा एस्टेरॉइड माना जाता है। इसका डायमीटर कितना है? 670 किलोमीटर का, ठीक है, 670 किलोमीटर सिर्फ इसका डायमीटर है, सबसे बड़ा एस्टेरॉइड माना जाता है। अदर बिग एस्टेरॉइड आर पोलास, जूनो एंड वर्स्टा। और कुछ बड़े, 3 बड़े और एस्टेरॉइड्स के नाम बताएं, कौन कौन से? पोलास, जूनो एंड वर्स्टा, ठीक है, ये 3 और बड़े किसके नाम है? ये एस्टेरॉइड्स के नाम है। कॉमेट क्या होते हैं? द कॉमेट्स आर द टेल्स स्टार एंड आर द ऑब्जेक्ट ऑफ सोलर सिस्टम। ये कहते हैं पूंछ वाला तारा, टेल्स स्टार, एंड द आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। और ये भी क्या है? सोलर सिस्टम का ही एक ऑब्जेक्ट है, एक हिस्सा है। ऑन एवरेज अबाउट 5 न्यू कॉमेट्स आर डिस्कवर्ड एवरी ईयर। सॉरी। और ये कहते हैं एवरेज लगभग अगर देखा जाए तो 5 नए कॉमेट मिल जाते हैं हमें, डिस्कवर होते हैं, जिसकी जांच हो जाती है हर साल में। मतलब 5 नए कॉमेट मिल जाते हैं, इंसान जांच करी जाती है जब डिस्कवरी होती है। मोस्ट कॉमेट आर वेरी फेंट, और कुछ तो बहुत फेंट होते हैं, बहुत हल्के, ठीक है, फेंट कलर के होते हैं। अ कॉमेट इज़ अ बॉडी ऑफ गैस एंड डस्ट। कॉमेट क्या है? बॉडी है गैस का, एक जिस्म है, एक हिस्सा है, एक ऐसी बॉडी जो कि गैस और डस्ट से, धूल से बनी हुई है, ठीक है। ट्रेवलिंग इन एन इलोंगेटेड ऑर्बिट राउंड द सन, जो कि अराउंड द सन, इलोंगेटेड मतलब थोड़ी खिंची हुई ऑर्बिट में क्या है? घूमती है, किसके? सन के, सूरज के चारों तरफ। द ब्राइटेस्ट ऑफ द कॉमेट इज़ हेलीज। जो सबसे ज़्यादा जो ब्राइटेस्ट कॉमेट है वो क्या है? हेलीज है। विच ऑर्बिट द सन इन 76 ईयर, जो कि सन के चारों तरफ कितने दिन में, कितने टाइम में चक्कर लगाता है? 76 साल में, 76 साल लगा देता है चक्कर लगाने में, ठीक है। जो कि क्या है? ब्राइटेस्ट है, सबसे चमकदार माना जाता है। क्या नाम है इसका? हेलीज। इट वॉज लास्ट
सीन इन 1986, और ये कब देखा गया था? 1986 में। अब 1986 के बाद 76 ईयर बाद ये चक्कर लगाएगा तो हो सकता है 76 साल बाद दिखे, तो इस तरह से हो सकता है ये हिसाब से देखा जाता हो उन्हें। द लार्जेस्ट कॉमेट इज़ प्रोबेबली लेस देन अ मिलियंथ ऑफ अर्थ वेट। जो सबसे बड़ा जो कॉमेट माना जाता है उसका वज़न पता है कितना? मिलियंथ ऑफ अर्थ वेट, अर्थ के वज़न से मिलियंथ टाइम गुना, मिलियन से भी बड़ा होता है, मिलियंथ टाइम बड़ा उसका वेट होगा, ठीक है। अब मेटेराइड्स क्या होते हैं? मेटेराइड्स में क्या है? द वर्ड मेटेराइड इज़ अ ब्रॉड वन एंड इंक्लूड मेटर्स। मेटेराइड जो है एक बड़ा वर्ड है जिसमें क्या आते हैं? मेटियोर्स आते हैं, ठीक है। मेटियोर्स को मिलाकर जो बनता है वो क्या होता है? मेटेराइड वर्ड है। और फायरवॉल और मेटेराइड्स और एंड माइक्रो मेटेराइड्स, ये सब मिला दें तो हम क्या कहते हैं? मेटियोराइड। इन सब को मिलाकर क्या कहते हैं? मेटियोराइड। द सोर्स ऑफ मेटियोराइड इज़ अननोन, और जो सोर्स है, जो ज़रिया है मेटियोराइड्स का कि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये अभी तक अननोन है, क्लियरली पता नहीं है। मेटियोर्स पॉपुलरली नोन एज द शूटिंग स्टार। मेटियोर्स जो हैं जिन्हें हम आम भाषा में जिन्हें कहते हैं शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा, आर बिलीव टू बी द डेब्रिस फ्रॉम कॉमेट्स। तो ये भरोसा करते हैं लोग बार, ये सोचते हैं कि जो कॉमेट है, ये जो कॉमेट है ये कॉमेट का ही एक टुकड़ा है। डेब्रिस मतलब मलबा है जो है टूट के गिरता है, तो हमें ऐसा लगता है शूटिंग स्टार हो रहा है, मतलब तारा टूट के गिर रहा है, तो उसे ही हम कहते हैं मेटियोर्स। ये एक सोचा गया है, ठीक है, इस हिसाब से नोन है, मतलब पॉपुलरली नोन है, इस हिसाब से माना जाता है। These are particles from space which burn up by friction in the earth atmosphere। और ये क्या होते हैं? डेब्रिस क्या होते हैं? ये वो टुकड़े होते हैं जो कि स्पेस से जल कर और अर्थ एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन खाकर गिरते हैं टुकड़े या बिखरते हैं। मोस्ट मेटियोर्स आर बिटवीन द साइज ऑफ अ ग्रेन ऑफ अ सैंड एंड दैट ऑफ पी। जो कि कुछ मेटियोर्स होते हैं उनका ज़्यादातर साइज़ क्या होता है? ग्रेन ऑफ अ सैंड, मिट्टी का जो टुकड़ा होता है, ग्रेन दाना, एंड द पी ये जो मटर होता है, एंड एज दे बर्न अप दे अपेयर एज ब्राइट स्टिक इन द स्काई। और जब वो जलते हैं, जब वो फ्रिक्शन की वजह से, अब देखो अगर हम माचिस को घिसेंगे नहीं तो वो जलेगी नहीं, तो वो क्यों घिसती है, क्यों जलती है? फ्रिक्शन की वजह से। तो ऐसे ही स्पेस में भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, रगड़ होती है आपस में, तो वो रगड़ की वजह से क्या होता है? वो जल जाते हैं। तो ब्राइट स्ट्रीक्स इन द स्काई, स्ट्रीक किसे कहते हैं? लकीर। आसमान में एक लंबी चमकती हुई लकीर दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं कि क्या है? तारा टूट के गिर रहा है या शूटिंग स्टार है। मिलियंस ऑफ मेटियोराइट्स पास इनटू अवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? मिलियंस ऑफ मेटियोराइट्स हमारे पास होते हैं, मतलब गुजरते हैं। बट ओनली 2 or 3 a day can reach the earth, rest are burnt in the atmosphere। ये कह रहे हैं मगर उसमें से 1-2 ही ज़मीन की सतह पर आ पाते हैं और बाकी जो है फ्रिक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर में ही जल के राख हो जाते हैं, ठीक है। और ये नीचे आते आते छोटे हो जाते हैं अगर गिरते भी हैं, और अगर ये नीचे आके अगर गिर जाएँ, बड़ा टुकड़ा मेटियोराइट्स गिर जाए तो पूरी अर्थ तबाह हो जाएगी। तो इसी वजह से ये आसमान में ही ख़त्म हो जाते हैं, आते आते आसमान में ही फ्रिक्शन की वजह से, घिसने की वजह से, हवा के घिसाव की वजह से ये ख़त्म हो जाते हैं। सैटेलाइट क्या है? द वर्ड सैटेलाइट मीन अटेंडेंट और अ कंपेनियन। अटेंडेंट किसे कहते हैं? सेवक, ठीक है, या साथी। कंपेनियन मतलब साथी। तो सैटेलाइट किसे कहते हैं? साथी। किस सैटेलाइट का मतलब क्या है? साथी या सेवक, ठीक है। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है, जो चांद है, वही एक नेचुरल सैटेलाइट, कुदरती सैटेलाइट है अर्थ की, ठीक है। इट वॉज द ओनली नॉन सैटेलाइट यूनिट AD 16110, मतलब यही एक नॉन सैटेलाइट है। कब से? एनो डोमिनी 1610 से, ठीक है। मरकरी एंड वीनस आर द ओनली प्लैनेट दैट डू नॉट हैव एनी नॉन सैटेलाइट। मरकरी और जो वीनस है, यही एक ऐसे 2 सैटेलाइट हैं, यही एक ऐसे 2 प्लैनेट हैं जिसकी कोई नॉन सैटेलाइट नहीं है, मतलब अभी तक इनके सैटेलाइट के बारे में या इनके चांद के बारे में पता नहीं चला है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट और द सन। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो क्या होते हैं? जो इंसानों के ज़रिए बनाए जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट, वो हिस्से, वो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि इंसानों के ज़रिए बनाए गए हों और जो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे हों या सन के चारों तरफ घूम रहे हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट किसे कहते हैं? जो सूरज या प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। और मैन मेड सैटेलाइट किसे कहेंगे? जो इंसानों के ज़रिए बनाई गई हो और वो सूरज और चांद की तरफ घूम रही हो। द अर्थ फर्स्ट सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़, पहली जो अर्थ की सैटेलाइट थी जो इंसानों ने बना के भेजी थी, उसका नाम क्या है? स्पुतनिक I।
वॉज लॉन्च बाय द USSR, ये कब लॉन्च हुई थी? USSR के ज़रिए लॉन्च हुई थी ऑन अक्टूबर 4 1957 में 4 अक्टूबर को USSR ने लॉन्च की थी स्पुतनिक आई। ये कौन सी सैटेलाइट है? सबसे पहली सैटेलाइट है इंसानों की बनाई हुई। स्पुतनिक सेकंड कैरीड द डॉग लाइका, और जो स्पुतनिक सेकंड थी जो सैटेलाइट, उसमें कौन गए थी? एक जो डॉग गई थी उसका नाम क्या था? लाइका, फीमेल डॉग थी ये, ठीक है, बिच जिसे कहते हैं हम। इन 1958 द USA लॉन्च देयर सैटेलाइट एक्सप्लोरर फर्स्ट, और 1958 में USA ने अपनी सैटेलाइट भेजी, उसका नाम क्या है? एक्सप्लोरर फर्स्ट एंड पियोनियर थर्ड, और दूसरा कौन सी भेजी? पियोनियर थर्ड। इन 1961 रशियन कोसोनॉट यूरी गैगरिन मेड मैंस फर्स्ट स्पेस फ्लाइट, और 1961 में रशिया के कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन ने क्या बना ली? मैंस की, इंसानों की पहली स्पेस फ्लाइट बना ली जिसमें इंसान खुद बैठ के जा सकता हो स्पेस में। सबसे पहले लोग कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून, और ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो कि चांद की सरफेस पे सबसे पहले इन्होंने कदम रखा था। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ अ सैटेलाइट दैट रिलेज टेलीफोन्स, टेलेक्स एंड TV ट्रांसमिशन बिटवीन ग्रुप स्टेशन ऑफ द अर्थ। अब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो क्या होती हैं? जो कि हम कॉलिंग करते हैं, या TV देखते हैं, या नेट चलाते हैं, कुछ भी काम करते हैं नेटवर्क का लेके, तो वो जो क्या करता है? ट्रांसमिशन करता है नेटवर्क को, ठीक है, बिटवीन ग्राउंड स्टेट ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ की अलग अलग ज़मीन की अलग अलग जगहों पे। जैसे मैंने यहाँ से कॉल की कहीं और पर जमाल, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अलीगढ़ में, मुझे आगरा कॉल करनी है, तो वो नेटवर्क पहले अलीगढ़ से जाएगा सैटेलाइट पे, फिर सैटेलाइट से कहाँ जाएगा? आगरा में, तब वो कॉल लगेगी। तो ये क्या करते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं जो कम्युनिकेशन में मदद करती हैं, ठीक है। द फर्स्ट एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट वॉज टेलस्टार और लॉन्च इन 1962। जो पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी वो कब, क्या नाम था उसका? टेलस्टार, जो कि 1962 में लॉन्च हुई, बनाई गई। गैलेक्सी, अ गैलेक्सी इज़ अ मैसिव ग्रेविटेशनली बाउंड क्लस्टर ऑफ स्टार गैस एंड डस्ट। गैलेक्सी क्या है? एक मैसिव, घनी, ग्रेविटेशनली मतलब ग्रेविटी से भरी हुई, और बाउंड क्रिस्टल ऑफ स्टार, क्रिस्टल ऑफ स्टार मतलब क्रिस्टल कहते हैं गुच्छे, स्टार का गुच्छा, स्टार से भरी हुई, गैसेस से, डस्ट पार्टिकल से भरी हुई क्या है? गैलेक्सी कहलाती है। गैलेक्सीज वेरी इन साइज एंड फॉर्म, अलग अलग गैलेक्सी अलग अलग साइज़ की, अलग अलग फॉर्म की होगी। 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। 3 तरह की गैलेक्सीज जो बहुत पहले आइडेंटिफाइड हो गई, जिसके बारे में पता चल गया था, वो कौन कौन सी हैं? नेमली स्पायरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर गैलेक्सीज। 3 तरह की हमें 3 तरह की आइडेंटिफाइड हो पाई अभी तक गैलेक्सी, जो बहुत पहले हुई थी। उनके नाम क्या है? मतलब वो कैसी कैसी हैं? पहली स्पायरल शेप की, इलिप्टिकल शेप की और इरेगुलर गैलेक्सीज। द अर्थ लाइज इन अ स्पायरल गैलेक्सी, और जो अर्थ आती है, अर्थ की जो गैलेक्सी आती है वो किस में आती है? स्पायरल गैलेक्सी में, कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड टू हैव अबाउट 100 to 400 बिलियन स्टार, और जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें ये एस्टिमेशन है, ये अंदाज़ा लगाया जाता है 100 से 400 बिलियन स्टार इसके अंदर मौजूद हैं। डिस्टेंस इन स्पेस आर एक्सट्रीमली वास्ट एंड आर मेजर इन लाइट ईयर, और जो स्पेस के अंदर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, एक्सट्रीमली वास्ट है, बहुत दूर है, और जो कि लाइट ईयर में मेज़र किया जाता है। जैसे हम किलोमीटर में नापते हैं डिस्टेंस, कि अरे मुझे अलीगढ़ से आगरा जाना है या आगरा से दिल्ली जाना है, तो हम किलोमीटर में नापेंगे कि इतनी किलोमीटर दूर है अलीगढ़ से आगरा, ठीक है। तो डिस्टेंस, जो स्पेस की डिस्टेंस नापते हैं हम, वो लाइट ईयर में नापते हैं, ये भी डिस्टेंस है। लाइट एयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, और डिस्टेंस, जो लाइट एयर जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है पता है? जो लाइट की स्पीड हमें पता है कितनी तेज़ होती है, तो अब सोच ली लाइट ईयर कितनी बड़ी होगी। लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो कि 1 साल में अगर हम लाइट को जलाएं, और लाइट जो है 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, जितनी दूर जाए, उसे कहते हैं लाइट ईयर। इतना डिस्टेंस को कहते हैं लाइट ईयर, और लाइट की स्पीड इतनी तेज़ है तो ये वो सोच लिए वो कितनी दूर होगा लाइट ईयर डिस्टेंस, तो बहुत बड़ी डिस्टेंस है ये लाइट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, एंड्रोमेडा द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ अवर ओन गैलेक्सी इज़ अबाउट 2.5 मिलियन लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस। जो सबसे करीब एंड्रोमेडा है हमारा, जो नेबर है हमारा, करीब है हमारी गैलेक्सी का सबसे करीबी जो एंड्रोमेडा नेबर जो है हमारा, वो क्या है? 2.5 यानी 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है हमारे अर्थ से, हमारी गैलेक्सी से। एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं? एस्ट्रोनॉमर एस्टिमेट दैट देयर आर अबाउट 170 मिलियन गैलेक्सीज इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर क्या सोचते हैं, क्या एस्टिमेट करते हैं कि 170 बिलियन गैलेक्सीज हैं हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल जिस यूनिवर्स को हम देख सकते हैं, उस यूनिवर्स में
170 बिलियन गैलेक्सीज बताया गया है कि हैं, मौजूद हैं एस्ट्रोनॉमर्स के ज़रिए। एस्ट्रोनॉमर्स कौन से होते हैं? जो एस्ट्रोनॉमर्स उन्हें कहते हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, स्पेस में स्टडी करते हैं। सेपरेटेड बाई वास्ट डिस्टेंस इन स्पेस, जो कि बहुत दूर दूर हैं आपस में। सम 15 बिलियन ईयर अगो, कुछ 15 साल पहले की बात अगर करें, 15 बिलियन साल पहले की, द यूनिवर्स वॉज वेरी स्मॉल एंड वेरी हॉट, तो यूनिवर्स एक छोटा और बहुत गर्म हिस्सा था। An explosion known as the Big Bang started off the process of expansion and changed from an extremely dense and hot state. फिर क्या हुआ? एक धमाका हुआ जिसका नाम दिया साइंटिस्ट ने बिग बैंग। आगे जाके पढ़ेंगे आप बिग बैंग थ्योरी। उसमें ये कहा जाता है कि एक यूनिवर्स जो है हमारा, एक ये समझ लिए एक बॉल का हिस्सा है या कैसा भी एक बड़ा छोटा टुकड़ा था, वो गर्मी और हीट की वजह से क्या हुआ, या ये कह लिए जो कि बहुत हॉट था, उसके अंदर एक धमाका हुआ, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। फिर कुछ एक टुकड़ा हमारा अर्थ बना, एक टुकड़ा मरकरी बना, एक टुकड़ा वीनस बना, हो सकता है सन बना, कुछ स्टार्स बने। तो वही कहते हैं एक बहुत बड़ा छोटा एक टुकड़ा था, एक हिस्सा था, जो कि बिग बैंग थ्योरी जिसे हम कहते हैं, बिग बैंग जिसे कहते हैं, उस एक्सप्लोजन को, उस धमाके को, उसमें क्या हुआ? चेंज फ्रॉम एन एक्सट्रीमली डेंस एंड हॉट स्टेट और डेंस स्टेट से टूट कर अलग अलग टुकड़ों में बिखर गया। ये एक इंसान की सोच, एक साइंटिस्ट की सोच है, ठीक है, कन्फर्म बात नहीं है अभी, ये एक सोच है, एक थ्योरी है। आफ्टर द एक्सपेंशन एटॉमिक पार्टिकल केम टुगेदर टू फॉर्म हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेज, और धमाके के बाद क्या हुआ? एटॉमिक पार्टिकल आए, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस बनी उससे। फिर क्या हुआ? ओवर मिलियंस ऑफ एयर दीज प्रोड्यूस द गैलेक्सीज, और फिर इन्हीं में गैलेक्सीज बन गई आपस में, द स्टार्स बन गए और यूनिवर्स बन गए एज वी नो देम टुडे, जो कि आज हम जानते हैं। दिस प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन इवन टुडे, और ये प्रोसेस आज भी चल रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि आज भी स्पेस के अंदर धमाके होते रहते हैं, चीज़ें, टुकड़े टूटते रहते हैं, नए नए टुकड़े बनते रहते हैं, ठीक है। तो वही करें, ये प्रोसेस आज भी स्टिल कंटिन्यू है। द गैलेक्सी टू विच अवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू इज़ कॉल्ड आकाशगंगा, जो हमारी गैलेक्सी है, जिसे हम अपने सोलर सिस्टम को हम कहते हैं हमारी गैलेक्सी क्या है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा और मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा और मिल्की वे। At night it appears as a wide band in the sky, रात में कैसा दिखता है? ये एक वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की पट्टी दिखती है, ठीक है, आसमान में। इट इज़ अ स्पायरल गैलेक्सी, ये कैसी शेप की होती है? स्पायरल शेप की होती है, ठीक है, स्पायरल गैलेक्सी है ये। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? यहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में देखिए हमारा क्या है? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको बुक में ही करनी है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी बुक में करनी है। डिफाइन द फॉलोइंग इन लाइन, ये भी आपको बुक में करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है ये हमें कॉपी में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे यहाँ पर? चूज़ द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। पहला क्या है हमारा? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है? फर्स्ट, द प्लानेट नोन एज द अर्थ स्टोन, जो वो प्लानेट कौन सा है जो अर्थ का जुड़वा माना जाता है, अर्थ का जुड़वा प्लानेट कहा जाता है, कौन सा है? वीनस, ठीक है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन कलेक्ट यहाँ पर टिक कर लिए, ये करेक्ट है, इस पर आप टिक कर लिए। सेकंड क्या है? विच इज़ थर्ड नियरेस्ट प्लानेट टू द सन, अर्थ के हिसाब से, सन की डिस्टेंस के हिसाब से, दूरी के हिसाब से अगर देखी जाए तो तीसरे नंबर पे कौन सा प्लानेट आता है? अर्थ आता है, ठीक है। मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, तो ये कौन सा हुआ? थर्ड नियरेस्ट प्लानेट, तो इस पर आप टिक कर लिए। द प्लानेट एंड देयर मून्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, दीज पाथ आर डैश, जो प्लानेट हैं और जो चांद है जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, वो फिक्स पाथ पे एक अपनी फिक्स जगह पर घूमते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो उस जगह, उस पाथ का जो शेप है वो कैसा है? सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, इलोंगेटेड है या इलिप्टिकल है? तो वो शेप कैसा होता है? इलिप्टिकल शेप होता है, ठीक है। जैसा अंडे जैसा जो शेप होता है, पूरा सर्किल नहीं, थोड़ा सा फैला हुआ, ये शेप। ये तो सर्किल हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ से खिंचा हुआ, इसे क्या कहते हैं? इलिप्टिकल, ठीक है। ऐसा शेप होता है जिसपे ये मूव करती हैं। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द, जो पोल स्टार होता है वो कौन सा डायरेक्शन बताता है? किस डायरेक्शन में उगता है, वो किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये फर्स्ट कट कर दिए, सेकंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, ये वाली हमें करनी है। सेकंड क्या है? अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, कौन सा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सन के? अर्थ, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा हो सकता है क्लियर ना आ रहा हो आपको, तो ये क्या लिखा है? अर्थ लिखा है, EARTH, अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थर्ड क्या है? द मून ऑर्बिट द अर्थ वंस अ मंथ, एक महीने में जो चक्कर लगाता है अर्थ के वो कौन है? मून।
द हेड ऑफ द सोलर फैमिली इज, जो सोलर फैमिली का, सोलर सिस्टम का जो हेड है वो कौन है? सन। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ डैश एंड डैश फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो अर्थ पे जितनी भी जिंदगियां हैं उनके लिए जो सोर्स है सन का, वो क्या है? किस चीज़ का सोर्स है सन? हीट और लाइट का, गर्मी, टेम्परेचर और लाइट का, रोशनी का सोर्स है, ज़रिया है। इसके बिना हमें रोशनी नहीं मिलेगी। अब ये है डिफाइन द फॉलोइंग इन अ लाइन, तो लाइट एयर को डिफाइन करना है, तो ये हमने यहाँ पर पीछे टिक कर दिया, क्योंकि बच्चों हम ये आ रहा नहीं था तो हमने यहाँ पर पीछे टिक कर दिया है कि लाइट एयर क्या होता है। ठीक है, तो लाइट एयर क्या होता है? यहाँ देखिए लाइट एयर है, आंसर सी का फर्स्ट। अ लाइट एयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। यहाँ तक लिखना है आपको ये बुक में, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, लाइट एयर की डेफिनेशन है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? कोमेट। कोमेट क्या होते हैं? अ बिग बॉल ऑफ डर्टी आइस एंड स्नो इन आउटर स्पेस। अ बिग बॉल ऑफ डर्टी, DIRTY, डर्टी आइस एंड स्नो इन आउटर स्पेस। ठीक है, ये मैंने यहीं लिख दिया। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एनी ऑफ द मैनी स्मॉल प्लैनेट्स दैट गो अराउंड द सन। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है? अभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारा यहाँ पर आ रहा नहीं था तो हमने ये भी पीछे ही टिक लगवा दिया है। यहाँ से यहाँ तक है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, पूरा यहाँ से लेकर कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट दैट रिलेज टेलीफोन, टेलेक्स एंड टीवी ट्रांसमिशन बिटवीन ग्राउंड स्टेशन ऑन द अर्थ। यहाँ तक क्या है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्या है हमारा? अमावस्या, पेज नंबर 76। अमावस जिसे हम कहते हैं, पेज नंबर 76 पे ये क्या है? अमावस क्या होता है? तो पेज नंबर 76 ओपन करिए और यहाँ से देखिए द न्यू मून से लेकर यहाँ पर टिक करिए, आंसर सी 5वां। ठीक है, ये क्या है हमारा? अमावस। दोबारा एक्सरसाइज पे आ जाइए और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है? अब ये हमारी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसके लिए बच्चों हमें कॉपी ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी लोग क्या करिए, कॉपी में करिएगा इसे, मगर हम इसे आप क्या करते हैं यहीं पर आप अभी टिक लगवा देते हैं। तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज कॉपी में करनी है। ठीक है, और किससे करनी है? पेन से करनी है, कॉपी में। ठीक है, पहला क्या है? नेम सम ऑफ द हेवनली बॉडीज़। कुछ हेवनली बॉडीज़ का नाम बताना है हमें, उसके नाम बताने हैं। तो यहीं से लिखेंगे आंसर हम। सम ऑफ द हेवनली बॉडीज़ आर एस्टेरॉइड्स, कॉमेट, मेटेओराइट्स एक्सेट्रा। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। सम ऑफ द हेवनली बॉडीज़ आर एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, COMENTS, कॉमेट्स, मेटियोराइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस ऑफ मून। डिफरेंट फेसेस ऑफ मून, मून के डिफरेंट फेसेस बताने हैं, तो यहीं से आंसर लिखेंगे हम। द डिफरेंट फेसेस ऑफ मून आर, फिर यहाँ से आर के बाद हम क्या लिखेंगे? पेज नंबर ओपन करिए आप, डिफरेंट फेसेस ऑफ मून जहाँ था, पेज नंबर 76। ठीक है, आर के बाद क्या लिखेंगे? न्यू मून, खाली न्यू मून। ठीक है, ये सब कुछ नहीं लिखना है, पहले लिखेंगे द डिफरेंट फेसेस ऑफ मून्स आर, आंसर में। ठीक है, क्वेश्चन से लेंगे वो लाइन, द डिफरेंट फेसेस ऑफ मून्स आर, पहला लिखेंगे द न्यू मून, फिर लिखेंगे सेकंड वैक्सिंग क्रिसेंट, फिर थर्ड होगा हमारा फर्स्ट क्वार्टर, फिर वैक्सिंग गिबियस, फुल मून, फिर वैनिंग गिबियस, फिर हमारा ये होगा लास्ट क्वार्टर, फिर वैनिंग क्रिसेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, खाली जिसे मैंने अंडरलाइन किया ये वर्ड लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सन एज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली। सोलर फैमिली है, सन जो हमारा है सोलर फैमिली का हेड है, इस पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो पेज नंबर 78 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 78 ओपन करिए और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है द सन इज़ द डोमिनेंट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज़ द हेड ऑफ अ सोलर फैमिली ऑफ प्लानट, इट कंटेन्स मोर देन 99.87% ऑफ द एंटायर मास ऑफ इट्स फैमिली, अवर सोलर सिस्टम गेट्स ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम इट एंड इट चेक्स द मूवमेंट ऑफ प्लानट, सैटेलाइट, कोमेट एंड एस्टेरॉइड एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है हमारा? सन की क्या है ये? सॉरी बच्चों, शायद ये हमने गलत बता दिया आपको। हमें क्या बताना है इसमें कि हमारा जो सन है वो क्या है? हमारा सोलर प्लैनेट। ठीक है बच्चों, इसमें यहाँ पर कैसे बताया है कि ये हेड क्यों है, क्या इसमें डिफाइन करा है हमने? तो यहाँ से यहाँ तक हमने नोट लिखा है। क्यों? सन जो है डोमिनेंट मेंबर है सोलर सिस्टम का, ये हेड माना जाता है सोलर फैमिली का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतना तो परसेंट क्या है? एंटायरली मास है, इसका अपना सोलर सिस्टम में अपनी हीट है, इसकी अपनी लाइट है, यही सारी हीट और लाइट्स किसी सारे प्लैनेट को देता है। तो यही क्या है? एक हेड है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर डी का, डी पार्ट का आंसर नंबर 3। ठीक है, डी एक्सरसाइज डी का आंसर नंबर 3।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने लिखवाया है। डी का क्या है आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टलेशन, नेम सम ऑफ देम। अब कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं उनके कुछ हमें नाम बताने हैं। तो पेज नंबर 77 पे देखिए यहाँ पर, सम टाइम ग्रुप्स ऑफ स्टार फॉर्म डिफरेंट शेप एंड पैटर्न, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। यहाँ तक तो हो गई डेफिनेशन, फिर कुछ एग्जाम्पल दिए यहाँ से यहाँ तक। द स्टार इन द स्काई आर डिवाइडेड इनटू 88 कॉन्स्टलेशन। तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आंसर नंबर 4 लिखना है। ये किसका आंसर है, डी का। ठीक है, डी का क्या है ये 4। अब एक्सरसाइज देखिए अगेन, यहाँ पर क्वेश्चन 4 खत्म। आंसर नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज ई में देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत बड़ा है, पूरा पैराग्राफ है इतना बड़ा, तो ये काफ़ी बड़ा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप सभी कट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक एंड ब्लू प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो हमारी अर्थ है उसे यूनिक प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। ठीक है, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट या यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, ये हमें आंसर। ठीक है, तो क्या बताना है हमें इसमें कि जो अर्थ है हमारी वो उसे यूनिक प्लैनेट मतलब सबसे अनोखी प्लैनेट और सबसे ब्लू प्लैनेट के नाम से क्यों जाना जाता है। तो इसके लिए पीछे देखिए आप, इसका आंसर है यहाँ पर ऑन पेज नंबर 79। पेज नंबर 79 ओपन करिए और यहाँ पर देखिए अर्थ। आंसर कौन सा है, ये आंसर है ये 2E का। पहले तो हमने कट कर दिया, तो यहाँ पर है अर्थ इज़ अवर होम प्लानट, इट एटमॉस्फेयर इज रिच इन ऑक्सीजन एंड इतना। फिर यहाँ पर लास्ट में लिखा है इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लानट। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, ये आंसर हो गया आंसर नंबर 2E का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इट। अर्थ की जो खाली नेचुरल सैटेलाइट है उसके बारे में बताओ और उसके बारे में ब्रीफली, ये क्या कह रहे हैं, एंड राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इट। उसके ऊपर यानी मून के ऊपर क्या करना है, हमें ब्रीफ नोट लिखना है। ठीक है, नोट मतलब उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताना है। तो यहाँ पीछे देखिए ई का ही पार्ट है हमारा, ये आंसर नंबर 3। इस पेज पर देखिए मून वाले में, द मून, तो यहाँ से लिखेंगे द मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट से लेकर पूरा यहाँ तक। ये क्या हो गया आंसर 3 किसका, ई का। ठीक है, ये ई है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से द मून से लेकर पूरा यहाँ तक। ठीक है, 27.3 डेज तक। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन वाई प्लानट वीनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड ऑल्सो अर्थ्स ट्विन। अब ये बताना है जो वीनस है हमारा प्लानट, उसे मॉर्निंग स्टार क्यों कहते हैं और उसे अर्थ का जुड़वा, अर्थ का ट्विन क्यों कहते हैं। तो प्लानट वाले में देखिए, जहाँ पर प्लानट डिफाइन किया गया है उसमें देखिए वीनस, वीनस कहाँ है, वीनस। तो वीनस ये पूरा हमें यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा। ठीक है, आंसर नंबर 4 में ई का आंसर नंबर 4। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लानट, इट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये पूरा लेके यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं, तो आपको ये खुद ही करनी है, ये कॉपी में नहीं करनी है, सिर्फ ऐसे ही ये एक तरह से रीडिंग बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और PA फर्स्ट का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये SST का चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया विद ऑल एक्सरसाइजेज। अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू।